हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पवन प्रताप डिकस। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जर्मनी का एकीकरण। क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जर्मनी का एकीकरण बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, चाहे अति लघुत्तरी में पूछा जाए, चाहे लघुत्तरी में, चाहे दीर्घोत्तरी में। तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। इसका एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1871 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। एकीकरण क्या होता है? यानी कोई भी वस्तु अगर दूर दूर तक है तो उसको उठा के एक पास ले आओ, कलेक्ट हो गई। इसी को कहते हैं एकीकरण। यानी कि जब मेरे भारत का एकीकरण हुआ था तब हमारा भारत 565 रियासतों में टूटा था। यानी 565 राजा अपनी अपनी रियासत में राज्य कर रहे थे। उसे एक करना एक चुनौती का काम था। उसको एक करने की भूमिका किसने निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक उसी तरह यहाँ भी जो जर्मनी है ये 300 राज्यों में टूटा है। कितने? 300 राज्यों। 300 राज्यों में टूटा है जर्मनी। छोटे छोटे 300 राज्य में, कहाँ 565 हमारे देश में थे। बाप रे बाप, 300 राज्य। लेकिन फिर भी इसका एकीकरण किया गया। जो और इसका एकीकरण करने का जो प्रयास था वो मध्यवर्गीय लोगों के द्वारा सबसे पहले किया गया। यानी वो लोग इस देश को एक विकसित देश बनाना चाहते थे, एक लोकतंत्र देश बनाना चाहते थे, एक संसदीय शासन की मांग कर रहे थे। और इन लोगों ने यहाँ पर मध्यवर्गीय लोगों ने एक आंदोलन किया था। वो सन 1848 में किया था। सॉरी 1848 1848 में सबसे पहला आंदोलन किया गया मध्यवर्गीय लोगों के द्वारा। ये जो जर्मनी के कुछ छोटे मोटे इलाकों को कलेक्ट करके एक आंदोलन किया गया था कि यहाँ पर एक लोकतंत्र सत्ता स्थापित की जाए। और यहाँ के जो मध्यवर्गीय लोग थे उनमें लोकतंत्र की भावना विद्यमान हो चुकी थी, यानी राष्ट्रवाद की भावनाएं व्याप्त हो चुकी थी। लेकिन राजा के द्वारा इस आंदोलन को दबा दिया गया, क्योंकि राजा नहीं चाहते थे कि यहाँ का एकीकरण पूरा हो, और अगर एकीकरण पूरा होगा तो मेरा राज्य चला जाएगा। यानी लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही चुना गया व्यक्ति शासन करेगा। जैसा कि अब है हमारे यहाँ नोट हमने मोदी जी को दी, प्रधानमंत्री हैं, हम जिसको चाहेंगे वही होगा शासक। और राजतंत्र में क्या होता है? राजा वंशानुगत होता है। राजा लड़का, राजा 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 रहेगा, फिर उसका बेटा रहेगा राजा, फिर उसका पोता राजा रहेगा। यानी वही ही राजा रहेंगे यहाँ नहीं। तो पहले प्रयास में जनता को हार मिली, ये आंदोलन नहीं पनप पाया, यानी नहीं विकसित हो पाया। फिर दूसरी बार जर्मनी का पुराना नाम प्रसा है, प्रसिया कहीं लिखा मिलेगा। यानी प्रसा के नेतृत्व में ये आंदोलन फिर उभर कर खड़ा हुआ। यानी प्रसा के लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, और इसके जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था बिस्मार्क। उनका पूरा नाम लिख देता हूँ, ऑटोमान बिस्मार्क। ऑटोमान बिस्मार्क। बिस्मार्क ने इसको एक किया था। उसकी सबसे ज्यादा भूमिका रही थी ऑटोमान बिस्मार्क की, जर्मनी को एक करने के लिए। इसलिए जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑटोमान बिस्मार्क। जनक कौन? ऑटोमान बिस्मार्क। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने भी भारत की रियासतों को एक किया था। हालांकि यहाँ भी एकीकरण करना एक चुनौती का काम है बिस्मार्क के लिए, और पटेल जी के लिए भी एक चुनौती का ही काम था एक करना देश। हमारा देश 565 रियासतों में बटा था, फिर भी 3 रियासतें नहीं विलय हो पाई थी। कौन कौन सी? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली, हाँ नहीं, हम नहीं मिलेंगे।
स्वतंत्र रहेंगे। जम्मू कश्मीर के हरि सिंह नहीं, हम स्वतंत्र रहेंगे, नहीं स्वतंत्र। सभी लोग, राजा जब राज्य करते थे यहाँ पर तो वो साम्राज्यवादी हुआ करते थे। ओ चलो कल वहां युद्ध करना, परसों वहां करना, उस राजा को जीत लो। इसमें देश जब ज्यादा युद्ध होते थे तो देश में काफी आर्थिक स्थिति में गिरावट आती थी, देश नहीं विकास कर पाता था। इसलिए यहाँ के जो पूंजीवादी लोग थे यानी मध्य वर्ग के जो लोग थे उनमें एक राष्ट्रवाद की भावनाएं व्याप्त हुई और उन्होंने देश की एकीकरण के लिए काफी सहयोग दिया। ऑटोमन बिस्मार्क का, भाई अकेले तो ये कर नहीं सकते कुछ, तो इन्होंने, ऑटोमन बिस्मार्क ने प्रशा की जो सेना थी उससे सहायता ली और नौकरशाही से सहायता ली। किसकी सहायता ली? नौकरशाही और सेना, नौकरशाही और सेना की सहायता ली और यह आंदोलन आगे बढ़ा और इसमें इन्हें सफलता मिली जर्मनी के एकीकरण में। और इन्हें 7 वर्ष में 3 बार युद्ध करना पड़ा, तब इनकी शक्ति मजबूत हुई, क्योंकि तीनों युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। यानी इन्होंने ऑस्ट्रिया को पराजित किया, फ्रांस को पराजित किया और इन्होंने पोलैंड को पराजित किया, सॉरी डेनमार्क, पोलैंड नहीं, डेनमार्क, इसको ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इन्होंने ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस होगा और डेनमार्क, डेनमार्क पर इन्होंने जीत हासिल कर ली। ये इन सबको पराजित कर दिया इन्होंने, ऑस्ट्रिया को पराजित किया, फ्रांस को पराजित किया, डेनमार्क को पराजित किया इन्होंने। तब इनकी जो शक्ति थी काफी मजबूत हो गई, यानी सभी राजाओं ने जर्मनी के विलय पर हस्ताक्षर कर दिए और ये युद्ध समाप्त हो गया। 7 वर्षों तक इन्होंने संघर्ष किया और विलियम ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण यानी पूरा कर लिया सन 1871 में। कब? 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब ये बात आई सामने कि अब यहाँ का राजा किसे बनाया जाए। भाई पहली बार के प्रयास को तो राजा की सेना ने विफल कर दिया, दूसरा जब फाइनल हुआ केस यानी इसमें सफलता मिली तो राजा किसे बनाया जाए। तो अब कहा गया राजा किसे बनाया जाए, तो कहा गया राजा बनाया जाएगा विलियम प्रथम। इसको विलियम प्रथम को यहाँ का राजा बनाया गया। विलियम प्रथम को राजा घोषित किया गया। इस तरह जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है मेरे प्यारे बच्चों। जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था और इसके आंदोलन 1848 में किया गया था। 300 राज्यों में टूटा था। इसे एक करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसे ऑटोमन बिस्मार्क ने पूरा किया। और इसी तरह हमारे भी देश में जब एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी काफी अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि यहाँ के भी राजा एकता के सूत्र में बंधना नहीं चाहते थे। जैसा कि मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद ये 3 रियासतें अपने को स्वतंत्र रखना चाहती थी, लेकिन फिर हुआ ये जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया तब हरि सिंह भागते 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 आए भारत को, भारत भाई हमको मिला लो, हमको भारत में मिला लो। खैर उनको भी मिला लिया गया, वो भी आए, भारत में मिल गए। और हैदराबाद, जूनागढ़ को मिलाने के लिए पटेल जी को सेना की सहायता लेनी पड़ी। इस तरह से भारत का भी एकीकरण पूरा हो जाता है। भारत के जो बिस्मार्क कहते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। जर्मनी के एकीकरण के पिता कहे जाने वाले ऑटोमन बिस्मार्क हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।